हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए फिर मैथ का प्रैक्टिस कर लिया था ना। हाँ, चलिए क्लास शुरू करते हैं। कोई होमवर्क दिए थे क्या? जी कल दिए थे ना, उसको लगाए होगे? नहीं लगाए? हाँ, नहीं लगाए थे, लगाना चाहिए ना। क्यों नहीं लगा रहे हो? कल से देखेंगे, अगर कोई भी होमवर्क देंगे तो उसको करके आओ, ठीक है? चलो, तो क्वेश्चन क्या दे रखे थे कि एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 32 वर्ष। कितना भैया? 32 वर्ष करा। यदि अतिथि को शामिल किया जाता है तो औसत आयु 12.5% बढ़ जाती है। ध्यान देना, परसेंट में दे रखा है, अंक में नहीं दे रखा है कि 12.5 अंक वृद्धि होती है। क्या बोला? 12.5%, है ना? जी। अच्छा, 12.5% का मतलब कितना होता है भैया? शायद 1/8। शायद कंफर्म 1/8। 12.5% को 1/8 कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, 1/8 करते हैं। और औसतवा था कितना? 1/8 की इसमें क्या हुआ? वृद्धि हुआ, तो 1/8 इसका निकाल लिया था ना। कितना आएगा? यानी 4 की क्या हुआ भैया? वृद्धि हुआ है। यानी 32 था, अब वो कितना गया है? 36 हो गया। यही ना? क्या कह रहा है? जब अतिथि का शामिल किया था तभी ना हुआ है। तो पूछ रहा अतिथि की आयु बताओ। अच्छा, पहले कितना था? अब देखो, नया बराबर क्या होता है? मूल प्लस परिवर्तन। बोलो हाँ या नहीं? हाँ, मूल औसत कितना था? 32। तो ये बताओ, मूल औसत 32 था, तो 32 उसका जो व्यक्ति आएगा 32 तो रहेगा ही रहेगा। और उसके आने से वृद्धि हुआ है, अतिथि के आने से वृद्धि हुआ है। तो पहले तो 4 लोग थे, अतिथि साहब आ गए, वो कितने गए? और वृद्धि कितने की है? 4। तो इसका मतलब है अतिथि की उम्र ज्यादा रही होगी तभी तो वृद्धि हुआ। अगर अतिथि की उम्र कम रही होती तो कमी हो गया होता है ना। छोटा मेहमान आया होता तो कमी हो गया होता है, बड़ा मेहमान था यानी उम्र बड़ी थी। तो कितने की वृद्धि हुआ है? 5 लोगों में कितने की वृद्धि हुआ है? 4 का, यानी 5 चौक के 20। अब 32 और 20 यानी अतिथि की उम्र कितनी है भैया? नहीं समझ में आया? तो फालता बस इसमें परसेंट दे रखा था, कहीं कहीं डायरेक्ट दे रखा होता है कि 4 की वृद्धि कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो बात ये हुआ है ना। चलो, तो ये होमवर्क देते हैं, लगा कर क्या करो। हाँ, अगला सवाल चलो लगा, शुरू करते हैं। प्रैक्टिस करने से कुछ फायदा है ना जी। अभी चैप्टर वाला शुरू नहीं कर पाए हैं, वो भी जल्दी क्लास आप लोगों का शुरू होगा, ठीक है जी। एकदम बेसिक से शुरू होगा एकदम, और हर एग्जाम के लिए, ठीक है? सभी एग्जाम के लिए बहुत ही बेसिक से शुरू होगा उसका। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या करा? आंसर तो आ गया होगा। 318 वस्तुओं की बिक्री मूल्य 212 वस्तुओं के लागत मूल्य माने क्रय मूल्य के बराबर है, तो कह रहा हानि बताओ या लाभ बताओ। अब देखो, यहाँ पर तो बोला हानि बताओ, ये ना। अगर मान लो यहाँ पर ये कहता कि हानि या लाभ बताओ, तब तो तुम फंस जाते ना। कैसे? नहीं समझे? आओ देखो, पहले सॉल्यूशन समझते हैं। जब हमें ऐसा सवाल देता है तो तुम्हें पता है कि दोनों का अंतर ले लेते हैं। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 318 और 212 का अंतर 106, ठीक ना? अंतर ले लिया। वस्तु के मामले में विक्रय मूल्य नीचे होता है, रुपया के मामले में क्रय नीचे होता है। तो है कितना? 318। बोलो जी, बिक्री 318 है ना, तो 318 विक्रय हो गया। अब गुणे 100 कर दोगे तो परसेंटेज निकल जाएगा, यही ना जी। कितनी बार में कट जाएगा? 3 बार में कट रहा ना, यानी 100/3 कितना गया? 33/3%। अब हम तुमसे ये कर रहे हैं, यहाँ पर तो दे रखा ना कि हानि हो रहा है। अगर ये देता कि लाभ या हानि क्या हो रहा है, और दिया होता 33/3% लाभ, 33/3% हानि, 25% लाभ, 25% हानि। अगर ऐसा ऑप्शन दिया होता तो बताओ क्या करते, कैसे करते? 33/3% तो आ गया तुम्हारा, ठीक है, कोई बात नहीं है। दोनों का अंतर लेंगे, वस्तु के मामले में रुपए के मामले में दोनों का अंतर क्रय नीचे, वस्तु के मामले में दोनों का अंतर विक्रय नीचे, गुणे 100% आ जाएगा। लेकिन लाभ या हानि कैसे पता करेंगे? तो देखो क्या करो, 1 रुपया आगे लगा दो धीरे से। क्या? 1 रुपया। अब 1 रुपया में वस्तु को खरीदना शुरू करो और बेचना शुरू करो, अभी पता चल जाएगा। तुम 1 रुपया में तुम कितना बेच रहे हो? 318 बेच रहे हो। और कितना खरीद रहे हो? 212। अब बताओ, 1 रुपए में तुमने 212 खरीदा, और कितना देना पड़ रहा है? 318। ज्यादा देना पड़ रहा है कि कम? ज्यादा। तुम्हें क्या हो रहा है?
नुकसान होने लगा, नहीं समझा? अरे भाई 1 रुपया में तुमने 212 खरीदा, अगर 212 1 रुपये में बेचा होता तो तब तो ना तो लाभ होता ना तो हानि होता। हाँ, अगर 210 बेचा होता 1 रुपए में तो तुम्हारा 2 का फायदा होता, लेकिन 318 बेचना पड़ा, यानी बहुत ज्यादा हानि हो गया। हुआ ना? 106 का हानि हो गया, यानी 106 घरों से चला गया ना, तो क्या हो गया? हाँ, क्लियर हुए? यानी आगे 1 रुपया लगा दोगे तो क्लियर हो जाओगे कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। क्लियर? एक और सवाल देते, जरा देखते हैं बता पाओगे कि नहीं। 10 वस्तु का क्रय 15 वस्तु के विक्रय के बराबर है, ठीक ना? अगला दे रहे हैं 25 वस्तु का क्रय 10 वस्तु के विक्रय के बराबर है। अब बताओ इसमें लाभ हो रहा है क्या नहीं? मात्र इतना बताओ, आंसर नहीं बताना हमको, ठीक है? आंसर तो बता ही दोगे ना। 10 और 15 का अंतर लोगे 5, विक्रय नीचे रहेगा, गुणे 100, 5 या 15 33.3% आएगा, लेकिन लाभ या हानि अभी क्लियर हो जाएगा, यही ना? 25 और 10 का अंतर 15, 10 नीचे गुणे 100, कितना आ जाएगा? 150%। लाभ होगा क्या नहीं होगा अभी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना? क्या लगाओगे भैया? 1 रुपया आ गई, क्या लगाओगे? अब 1 रुपया में 10 खरीद रहे हो और कितना बेच रहे हो? 15। क्या होगा? हानि हो रहा ना? बोलो। 10 खरीद रहे हो, यानी 1 रुपया में तुम 10 पाए, अब तुम्हें 1 रुपया में 15 देना पड़ रहा है, 5 घरों से चला जा रहा है, हानि हो गया। क्लियर हुआ? यहाँ पर और लगा लेते हैं, 1 रुपये में देखते हैं। 1 रुपये में 25 खरीदा, 10 बेचा मात्र, 15 तुम्हारे घर पर बचा भी रह गया और 1 रुपया वो मिल गया, यानी क्या हो रहा अपने को? लाभ 150% है। क्लियर हो? लाभ हानि क्लियर हो गया ना? ऐसे सवाल में कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं होगा ना? गारंटी के साथ? चलो, तो गारंटी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे सवाल गलत होने लगेंगे तो बताओ फिर सही किसको करोगे? ये सब सवाल बिल्कुल नहीं गलत होने चाहिए, है ना? इसी वजह से इसको भी बड़े आराम से डिटेल से समझा रहा था कि कोई प्रॉब्लम ना रह जाए, ठीक है? और बाकी वो याद रखे रहना, वस्तु के मामले में विक्रय नीचे होगा और रुपए के मामले में क्रय नीचे होगा, ठीक है? अंतर ऊपर होगा, गुणे 100 कर दोगे परसेंटेज आ जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल 310 रुपए में बेचने पर लाभ 230 रुपए में बेचने पर हानि के बराबर है, तो 180 रुपए में बेचने में हानि प्रतिशत क्या होगी? ऐसे सवाल में ना अगर वो ना पूछता, ऐसे देखो कहा जाता ना, सवाल को पहले समझा जाए फिर सवाल को लगाया जाए, तो सवाल को लगाने और समझने का मजा ही कुछ और है ना भैया? कह रहा है एक वर्ष को 310 रुपए में बेचने पर लाभ हो रहा होगा, कुछ मान लेते हैं लाभ हो रहा है, ठीक है? और 230 रुपए में बेचने पर उसे हानि हो रहा है, दोनों क्या है? बराबर है, यानी लाभ और हानि क्या है? बराबर है। तो ऐसी दशा में जो आगे पूछ रहा है 160 रुपया में बेचने पर उसे हानि होगा, तो हानि प्रतिशत बताओ, कुछ भी कर रहा है। और उसको ना कहा होता है, लास्ट में जो पूछने वाली बात है ना पूछा होता है, और पूछा होता है हमको क्रय मूल्य बताओ, तो जानते क्या करते हैं? दोनों को जोड़ के आधा, दोनों को जोड़ के आधा, दोनों को जोड़ के आधा, कह दो कैसे, और देख लेते हैं। क्लियर ना? यानी क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करोगे? 310 और 230 को जोड़ोगे, कितना आएगा? 540। हाँ, 540। अब 540 का क्या कर दोगे? आधा, कितना आ जाएगा? 270, है ना? यानी क्रय कितना है? 270। अगर मात्र क्रय पूछा होता तो आंसर 270 होता, देख करके लगा देते हैं। अभी रीजन बताएंगे क्यों ये आएगा, ठीक है? शॉर्ट मेथड कहां से आता है उसको भी समझना जरूरी है, अगर वो समझ में आएगा फिर तुमसे परीक्षाओं में प्रश्न अब नहीं छूटेंगे, आना ही गलत होंगे, ठीक है? विक्रय कितना कह रहा है इसमें? 180। अब बताओ तुम साफ तुम खुद है, बताओ तुम्हें क्या हो रहा है? हानि। वो पूछता या नहीं पूछता, तुम बताओ क्या हो रहा तुम्हें? हानि हो रहा ना? कितने रुपए का हानि हो रहा है? 90 रुपए। सॉरी, कितने रुपए का? 90 रुपए। कितने रुपए में? 270। भाई क्रय मूल्य ना नीचे होता रुपए मामले में, 0 कटा 9 त्रिक 27, 100/3 अर्थात 33 से 1/3% का क्या हो रहा है? हानि हो रहा। ये ना?
कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं हाँ नहीं अच्छा, अब हमने बोला कि क्रय मूल्य काय का वही होगा। बड़े आराम से एक बात लिखना भैया, लाभ बराबर हाँ, लाभ बराबर हाँ कोई दिक्कत। नहीं लाभ क्या होता है? लाभ कब मिलता है? जब विक्रय मूल्य में से क्रय को घटाते हैं। बोलो हाँ या नहीं? जी जी हानि कब मिलता है? जब क्रय में से विक्रय को घटाते हैं। भाई क्रय ज्यादा रहा, क्रय क्या हो जा रहा है? कम हो जाए, विक्रय ज्यादा हो जाए तो क्या होता है हमको? तब लाभ होता है। जब विक्रय कम हो जाए, अक्रय हमारा ज्यादा हो जाए, यानी हम खरीदे 15 रुपया में बेचे 10 रुपया में, हानि नहीं हो रहा है, ये ना। तो हानि का मतलब, हानि का फॉर्मूला क्या होता है? क्रय में से विक्रय को घटाते हैं। लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय में से क्रय को घटाते हैं। कोई दिक्कत? अब जो कि विक्रय मूल्य लोगों के अलग है, लेकिन क्रय तो समान है, यानी विक्रय 1 और विक्रय 2। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अक्रय तो समान है। क्रय क्रय को एक तरफ कर दो, विक्रय विक्रय को एक तरफ कर दो, तो इसको उधर भेज दो और विक्रय को इधर भेज दो, तो माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा ना। यानी क्या हो जाएगा? विक्रय 1 प्लस विक्रय 2 बराबर, ये क्रय उधर है ना, जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्रय और क्रय 2 गुणे क्रय। बोलो हाँ या नहीं? जी हाँ, और 2 इधर गुणा कर रहा था, इधर क्या करेगा? लाभ यह तो बोले हैं जी कि जब, अब नोट कर लेना बात, कि जब भी लाभ और हानि हो रहा हो एक ही वस्तु को बेचने पर और विक्रय मूल्य उनके दिए गए हों, तो उन्हीं को जोड़ करके गधों को आधा कर देना। क्या पता चल जाएगा भैया? अपना क्रय। ठीक है, वही काम किए हैं, कॉन्सेप्ट से आया है ना। हाँ इसमें से इन सभी बातों को समझना जरूरी है। ठीक है, अभी प्रैक्टिस में क्यों ऐसा करवाते? ताकि एक क्वेश्चन के माध्यम से कई क्वेश्चन सीखो। जब वो सब सीखोगे, जब सवाल को तोड़ना सीखोगे, तो अपने आप तुम्हें लगाना भी आएगा। और अभी प्रैक्टिस करने का वक्त है ना। प्रैक्टिस अगर बहुत ही ईमानदारी से कर रहे हो, लगातार अगर कर रहे हो, तो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस से पहले एक बार कॉन्सेप्ट को सीखना भी जरूरी है, तभी जाकर के कॉन्सेप्ट समझ में आता है। ठीक है, चलो तो ये वाला सवाल आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? इसमें 2 सवाल बन सकता था ना। एक तो वाला पूछा है, उसके बाद से हो सकता था विक्रम मूल्य ज्यादा कर देता तो लाभ होने लगता, 270 से ज्यादा कर देता तो लाभ होता ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं। अक्रय मूल्य मात्र पूछता है तो दोनों को जोड़ के आधा, और पूछा है सवाल, SSC में सवाल पूछा है ये। ठीक है हाँ, अगला सवाल लगाओ। एक बस निर्धारित समय की तुलना में 60 मिनट देरी से चलती है, लेकिन 48 किलोमीटर दूर गंतव्य तक पहुंचने के लिए इसे सामान्य गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी गति में वृद्धि करनी पड़ी। बस की सामान्य गति बताओ। इसमें 2 सवाल है भाई साहब। इसमें कितने सवाल हैं? 2। पहला, बस की सामान्य गति पूछ रहा है जो ये है। दूसरा, बस का सामान्य समय बताओ जो वहां पर पहुंच जाता है। यानी एक सामान्य गति पूछ सकता है और दूसरा सामान्य समय। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई हर्ज हो तो बताओ। हाँ नहीं। अच्छी बात बताओ, अगर सामान्य समय पूछ सकता है, क्या असामान्य समय नहीं पूछ सकता है? क्या असामान्य गति नहीं पूछ सकता है? क्या ध्यान देना इसकी बातों का। जनरली पूछता नहीं है, लेकिन पूछ सकता है या नहीं? अब अभी नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करना, तो अभी सॉल्यूशन जब कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले प्रश्न को पढ़ा। प्रश्न क्या था? एक बस था, कहीं जा रहा था, उसे समय लग रहा था, मान लेते हैं कुछ, लेकिन जब वहां पर गया ना, तो वो क्या किया? 1 घंटा वहां पर देर से चलता है। पहले करा 1 घंटा देर से चलता है, लेकिन सही समय पर पहुंचने के लिए उसे अपने गति में जाहिर सी बात है वृद्धि करना पड़ेगा। बोलो हाँ या नहीं? कोई दूरी होगा, कोई दूरी होगा तुम्हारे घर से, मान लेते तुम्हारे स्कूल की कोई दूरी होगा, तुम अपने घर से स्कूल थोड़ा लेट निकल रहे हो घर से, अब क्या करोगे? तुम्हें सही समय पर पहुंचने के लिए स्पीड वही सवाल है। सोचो तुम्हारे घर का सवाल यहां पर दे दिया है, दे दिया ना। वही पूछ रहा था, बताओ अपनी चाल बताओ। बताओ, तुम ही जा रहे हो तो तुम अपनी चाल बताओ। चलो हम बता दें, चलो आप देखते हैं। तो ध्यान से सुनना, इसका अभी हम चाहें तो बहुत जल्दी में इस सवाल को सॉल्व करवाता है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक समझ लिया था, फिर जल्दी में भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी। बोलो हाँ। ए भैया जमाई कहाँ आ रहा है? हाँ
नींद लग रहा है? अच्छा, सोचे बिस्तर उस्तर दे दें, सो लो एक नींद, फिर उसके बाद फिर तब बता देते हैं। हाँ चलो तो देखो, अगर गति पूछेगा तो समय से काम चलाना, और समय पूछेगा तो गति से काम चलाना। कह दो ये क्या बोल रहे हैं? क्या बोले? तो क्या बोले? गति। अगर गति पूछेगा तो समय से काम चलाना है, तो इसमें क्या पूछ रहा है? गति ना। चलो बराबर का चिन्ह लगाओ, समय से काम चलाना है। 60 मिनट की तुलना कर रहा ना, यानी वो अंतर दे रखा है, तो 60 मिनट अर्थात 1 घंटा। तो अगर मान लीजिए 15 मिनट दिया होता तो 15/60 कर देते, यहाँ पर 60/60। कोई दिक्कत हो तो बताओ? तो चलो 60/60 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत हो तो बताओ। और समय का अंतर किसके बराबर होता है? समय के अंतर के बराबर। अब समय बराबर होता है क्या भैया? ये बड़ा अच्छा सवाल है, वैसे बड़े अच्छे से समझना। दूरी बटा, अच्छा ठीक ना। और देखते हैं सब सवाल जो आता तो लोग छोड़ करके निकल लेते हो आगे। नहीं, अब नहीं छोड़ना है, और देख करके अब इसके बाद से जब बताएंगे तो और देख करके मारोगे, तो पहले समझो इस बात को, पहले कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए। 60/60, ठीक है ना। हमने क्या बोला? चाल पूछेगा तो किससे काम चलाएंगे? समय से। समय पूछेगा तो चाल से। तो क्या पूछा इसमें? चाल पूछा, यानी गति पूछा, तो किससे काम चला रहा है? समय से। तो समय का अंतर देखा, अंतर का मतलब बीच में हमेशा कौन चिन्ह होता है? माइनस, यही ना। अब समय बराबर होता है क्या? दूरी बटा, दूरी है कितनी? 48। तो 48 कुछ होगा, 48 कुछ होगा। जो कुछ होगा, एक यहाँ पर चाल होगी, एक यहाँ पर चाल होगी। बोलो हाँ या नहीं? अब एक बात समझना है, यहाँ पर कौन पहले होगा? जाहिर सी बात है जिसकी चाल अधिक होगी। हाँ, जिसकी चाल अधिक होगी समय कम लेगा, और कैसे पहले हो जाएगा? नहीं समझो, सुनो ध्यान से, इसी पे से बोले ना, नहीं तो भरमा देंगे, और तो भरमा ही करेगा। समय जो ज्यादा होगा वो पहले होगा। अंतर का मतलब क्या होता है? बड़ा वाला पहले, छोटा वाला बाद में, है ना। यहाँ पर कौन होगा? बड़ा वाला समय, है ना। अब बड़ा वाला समय कौन सा होगा? जिसकी चाल कम होगी। जब चाल कम होगा तो समय ज्यादा लगेगा, यानी चाल कम वाला पहले रहेगा। अब देखो इसमें कह रहा 4 की वृद्धि कर दिया जाए, यही ना। यानी अगर एक ठो x है तो अगला कितना हो जाएगा? यही ना। यानी अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत हो तो बताओ? हाँ, ये ज्यादा वाला समय है और ये कम वाला, और समय का ही अंतर समय के अंतर के बराबर। बताओ कितने लोगों को बात समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पर x बस बच रहा है, कोई दिक्कत हो तो बताओ? तो ऐसे सवाल को क्या करना चाहिए? ऑप्शन से लगाना चाहिए महाराज। किससे? देखो भाई कट जाएगा, बोलो हाँ या नहीं? एक आना चाहिए। ऑप्शन रखा जाए पहला धीरे से। 9 से 48 कटेगा क्या? कटेगा क्या? तो काहे रखा? हाँ, तो क्या रखेंगे? 12। और देखते हैं 12 से 48 कटेगा क्या? 12 चौके, यहाँ पर कितना आया? 4 ना। फिर 12 और 4 16 तिहाई, 4 में से 3 जा, आ गया कि नहीं? 12 सही होगा कि नहीं? कॉन्सेप्ट 12, बताओ। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो देखे ना कैसे लगाना है। और ऐसे तो ऑप्शन से लगाना है, ठीक ना। ना अलजेब्रा हम नहीं सिखाएंगे, ठीक है। जब आएगा तो सिखाएंगे, जब उसका कॉन्सेप्ट आएगा तो सिखाएंगे। ये बात समझ में आया? बोलो। और अब दूसरा सवाल लगाते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरा सवाल क्या है? क्या हुआ? हाँ, तो दूसरा सवाल क्या है? कह रहा अगर सामान्य समय पूछ रहा हो, क्या पूछ रहा हो? सामान्य समय पूछ रहा हो, तब किसे काम करेंगे? चाल से। चाल कितना है? 4। चाल बराबर क्या होता है भैया? दूरी बटा समय, यही ना। तो इसका अंतर यानी चाल का अंतर चाल के अंतर के बराबर होगा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 48 बटा समय होगा, 48 बटा समय होगा, यही ना। 60 मिनट का मतलब होगा 1 घंटा। बोलो 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो क्या हो जाएगा? एक ठो समय अगर टी रहेगा तो अगला क्या रहेगा? t+1 ज्यादा ले रहा है। अब आओ देखते हैं कौन पहले होगा? जिसकी चाल ज्यादा होगी। चाल किसकी ज्यादा होगी? जो समय कम लेगा। बोलो कौन पहले रहेगा? टी, क्योंकि ये तो ज्यादा वाला ना। t+1,
कोई दिक्कत? नहीं। अब अगर समय पूछा होता तो ऑप्शन पे रखते, किसे रखते? कोई दिक्कत? नहीं। परेशानी नहीं। हो तो बताओ। नहीं। ठीक है, जी। चलो तो क्या कर रहे हैं? हाँ, ये क्लियर हो? जी। यहाँ से समय निकाल लेना, ठीक है, वैल्यू निकालना। एक और तरीका है इसको लगाने का, फार्मूला लिखना, दूरी बराबर स्पीड 1 गुणे स्पीड 2 बटे डेल्टा स्पीड, यानी स्पीड का अंतर, उनके चालों का अंतर, गुणे डेल्टा टी। ठीक है, जी। अगर ऐसा सवाल देगा तो इस पर भी लगा सकते हो। अगर चाल पूछेगा तो इस पर लगाना, समय पूछेगा कह दो तब तो कोई दिक्कत नहीं, स्पीड को जो है ना उस समय में चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा? T1 गुणे T2 अपान डेल्टा टी गुणे डेल्टा है। यस, नहीं समझे? जी। हाँ, समझी। तो इसी पर लगा करके दिखा देते हैं। दूरी कितना भैया? 48। स्पीड 1 कितना है? x मान है ना, तो दूसरा तो क्या हो जाएगा? x गुणे x प्लस, और इनका अंतर कितना है? दोनों का अंतर 4 ही है ना, अब समय कितना है? 1 है। बोलो हाँ, तो 48 का 4 में गुणा होगा तो 48 चौके 192 सर, बोलो, और x गुणे x प्लस 4। अब x का कोई ऑप्शन से कोई मान रख लो जिसका गुणा करने पर 192 आ जाना चाहिए, तो ऑप्शन 12 आया था ना, और रख लेते हैं। तो इसका वैल्यू अगर 12 होगा तो 12 4 16 और 12 का उड़ा आता नहीं 192। देखो इस पर आगे, तो ये यहाँ तो कहां से है? ये इसी से तो आया है ये, और ये वाला इससे आया है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? अब एक काम हम तुम्हें दिए, समय निकाल करके आंसर कमेंट में बताओगे, कमेंट वाले कमेंट में बताएंगे, तुम लोग बताओगे सामने। ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, समस्या? नहीं। क्लियर हो इस सवाल को लेकर के ना? एकदम क्लियर हो? जी। हाँ, जी। क्लियर कट है ना ये सवाल? जी। हाँ, जी। समराइज तो करना नहीं पड़ेगा ना? नहीं। चलो इसके पहले भी ये सवाल बताए थे, है ना? जी। बस वहां पर एकदम बेसिक ही बताए थे, यहाँ पर दोनों बता दिए कि जल्दी में भी लगा सकते हो। अगला फल है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 साल में कोई निश्चित राशि 2 गुनी हो जाती है तो कितने सालों में वो 8 गुनी हो जाएगी? देखो, अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर ये सवाल पूछे, हो सकता था साधारण ब्याज पर भी सवाल पूछ सकता था ये वाला, हाँ या नहीं? जी। हाँ, वो सवाल चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर साधारण ब्याज का होता तो यही एक और नया फॉर्म बन जाएगा ना। और इस सवाल को लगाते हैं, क्या बोला है? 7 साल में यानी 7 वर्ष में कितना गुना? 2 गुना। कितना? 2। ये ना जी। करा कितने वर्ष में कितना गुना हो? 8। 8 गुना। ऐसे सवाल में देखते हैं कि वो कम से कम किस संख्या पर घात है, और सेम संख्या पर घात होना चाहिए। अर्थात जैसे 2 गुना मतलब 2 पर कितना है? 1 इसको लिख सकते हैं जी। हाँ, और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 पर 3। कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं। तो लिख ही सकते हैं ना। जी। तो यहाँ पर क्या करना है? 7 बटा, इसको x मान लो जो ज्ञात करना है, बराबर घात बटा घात कर दो, अर्थात 1 बटा 3। बस x का इधर गुणा कर दो, 1 से रह जाएगा फात्रिक, यानी कितना साल में? 21। देखो कितना आसानी से आके बोलो। जी। यानी सवाल तुमसे पूछता यही कि बताओ 6 वर्ष में अगर कोई राशि 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में वो राशि, अगर पूछ तो तुमसे 81 गुना हो जाएगी, तो क्या कर दोगे भैया? 6 बटा x, यही ना? ये 3 पर कितना घात है? और ये 3 पर 4। तो क्या हो जाएगा? घात बटा घात, अर्थात 1 बटा 6 चौको 24 साल में। लेकिन सवाल अगर ऐसा आ जाए कि 5 वर्ष में कोई राशि 4 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में वो राशि 32 गुना हो जाएगी? तो 4 पर 32 कोई घात के रूप में आता है क्या? नहीं।
समान घात होना चाहिए, तो कोई बात नहीं है। ये 2 पर कितना घात है? हाँ, 2 घात है ना। और ये 2 पर कितना घात है? 5 घात। लगा लो, क्या हो जाएगा? 5 बटा x बराबर घात बटा घात अर्थात 2 बटा 5, 5 पच्चे 25 और ये 2x होगा ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12.5। क्लियर हो ना? ये सवाल ऐसे आता है, स्पष्ट हो? लेकिन यही सवाल अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर न करके साधारण ब्याज पर पूछता तो जानते हो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, 7 बटा x यहाँ पर भी कर दो, 7 बटा इन सभी में से एक एक घटा दो, जो गुना है ना साधारण ब्याज वाले में एक एक घटा देना, तो 2 में से 1 जा, 8 में से 1 जा, 7 सत्ते नहीं बुझे? ये आंसर है, ठीक है। अगर ये वाला सवाल आता जो इस सवाल को लगाए थे तो क्या करते? 6 बटा x बराबर 3 गुना ना है ना, साधारण ब्याज है ना, तो 3 में से 1 जा, कितना हो? 81 गुना 81 में से 1 जा, बस ये कितनी बार में कट जाएगा? 40 बार में, और इधर जाएगा कितना हो जाएगा? x बराबर 240 वर्ष लगेगा उसे 81 गुना होने में। यही ना तो सब लोग चक्रवृद्धि ब्याज पर देते हैं, ब्याज शुद्ध ही देते हैं ना सब। ये सवाल होता तो क्या करते? 5 बटा 4 गुना में से 1 जा, 32 में से 1 जा, 31 बच्चे 155 बटा 3 हो जाता, ठीक ना? क्लियर हो? साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पर अगर एफ वाला तो लगा लोगे, समय ज्ञात करने के लिए कहे तो कर लोगे ना। बोलो कोई दिक्कत परेशानी? बड़ी अच्छी बात है। अगला चलो, अब एक छोटा सवाल लगाओ इसको। आंसर आ गया होगा कि ना आंसर? ऐसे सवाल में क्या करना चाहिए? मूल कितना मान लो? 100। कितना मान लो? पहला छूट कितना है? 25, तो लेगा कितना? 25 अगर दे रहा है तो लेगा कितना? आंसर आया कितना आया? 46। बहुत बढ़िया। 20% अगर छूट दे रहा तो लेगा कितना? बटे 10 छूट दे रहा तो लेगा कितना? 90 बटा 100। कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ, 100 से 100 कट जाएगा, ये डबल जीरो कट जाएगा, 25 दिया है, चौके 4 दूना 9 दूना 18 तिहाई 54% इसका क्या है? लेगा, यानी विक्रय मूल्य दुकानदार का है कि नहीं है? छूट देने के बाद फिर दुकानदार बेचबे तो करता है और हम खरीदते हैं, हमारा क्रय मूल्य हुआ दुकानदार का। हम छूटवा के ना पाए, 100 में से जब 54 को घटाए तो हम छूट पाए, है ना? क्योंकि ये 56% तो हम दे रहे हैं, तो हम छूट पा कितना रहे हैं? 100 में से घटाएंगे तब ना पता चलेगा। क्लियर? तो अगला फल देखो। मत कर देना तो डाल देना। हाँ देखो ये क्या कर रहा है? न्यूनतम संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा? 12, 16, 54 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचता है। माने जब उन तीनों से काटा जा रहा है तो शेषफल कितना बच जा रहा है? 7। लेकिन कर रहा है, लेकिन जब 13 से काटा जा रहा है तो कट जा रहा है। सुनो इसमें क्या पूछा, ठीक ना? इसमें पूछा अंकों का योग। क्या पूछा भैया? अगर वो संख्या पूछा होता ना तो कोई बेसिक मेथड नहीं लगाते, सीधा सीधा क्या करते? सबसे पहले 13 से करा काट निकले ना तो उस ऑप्शन को 13 से क्या करते? काट देते। ठीक है जी। जो 13 से पूर्ण रूप से कटता है वही क्या होता? आंसर होता। लेकिन मान लो कहते कि अगर 2 ऑप्शन होता तो क्या करते? तो कोई बात नहीं है, तब किससे काटते? 12 से काटते, शेष पर 7 बचना चाहिए। 16 से काटते, शेष पर 7 बचना चाहिए। 54 से काटते, शेष पर 7 बचना चाहिए। ये ना 2 ऑप्शन में रहेगा, ये तो 1 ऑप्शन में रहेगा ना। सवाल समझ में आया ये वाला? अभी बेसिक मेथड भी बता रहे इसका कैसे लगेगा। लेकिन अगर संख्या पूछता तो क्लियर हो ना कि कैसे लगाते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा भैया? अंकों का योग। क्या आंसर आया इसका? अभी नहीं आया। आइए इधर तो देखिए, इधर देखिए,
एक बात बताओ, तुम लोग को हम विभाज्यता का नियम बताए हैं कि नहीं बताए हैं? जी विभाज्यता के नियम बताया ना, 2 का 4 का, 2 का 0 2 4 6 8 होना चाहिए, 3 का अंकों का योग है ना, 4 का इकाई 2 अंक, 5 का 0 5, 6 का 2 3 से कटे, 8 का इकाई 3 अंक, 9 का अंकों का योग और 9 से कटना चाहिए, 11 का एक एक अंकों को छोड़ करके जोड़ दो, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, दोनों का अंतर 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, ये बताते हैं। इसमें क्या पूछा है भाई साहब? अंकों का योग, अंकों का योग वाला विभाज्यता का नियम कौन है? एक 9 है और एक कौन है? 3 है। बोलो हाँ या नहीं? बोलो। नहीं समझे? नहीं समझे? 9 या 3 ना? संख्या कौन कौन सी है? 12 16 और 54, ये ना? इसमें से कोई न कोई ऐसी संख्या है कि नहीं जो 3 या 9 से कट रही है? ये 3 से कट रही है और ये 9 से कट रही है। सबसे पहले पीरियाडिक किसको देंगे? 9 को, यानी 9 से कट रही है। क्लियर हो? हाँ? इसका मतलब कुछ ये रहा होगा कि जब अभी हम इससे काटे होंगे उस संख्या को, मान लेते हैं वो संख्या क्या है, कोई भी नंबर है, यह है, ठीक है ना? उस संख्या को जब हम काटे होंगे तो शेषफल कितना बचा होगा? 7। बोलो हाँ या नहीं? हाँ? अगर ये 7 ना बचता तो ये संख्या पूर्ण रूप से 54 से क्या होती? हाँ या नहीं? कट जाती ना। यानी अगर वो संख्या पूर्ण रूप से कट जाती तो चूंकि 54 9 से कट रहा तो वो संख्या का भी 9 से कटता। हाँ या नहीं? नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? फिर से बताओ। हमने बोला 12 16, अभी कभी इसको समझ जाओगे ना तो आंसर देख करके मार दोगे। इस बात को जब समझ जाओगे ना तो आंसर देख करके मारने लगोगे। हमने बोला कि विभाज्यता करने में हम तुमको 9 और 3 का पढ़ाए। बोलो हाँ नहीं? 9 और 3 में 9 को पीरियाडिक देनी चाहिए, ठीक है ना? पीरियाडिक की बात है, 9 को दे दो, ठीक है ना? जिससे कटने के लिए कहेगा ऐसे सवाल में, उसमें से देखना है क्या किसी कोई संख्या 3 या 9 से कट रही है, तो पता चला हाँ 3 से कट रही है, एक और एक 9 से कट रही है ना। 9 वाले को उठाएंगे, यानी 54 से उस संख्या को जब काटा जाएगा तो शेष 7 बचनी चाहिए, यही ना? लेकिन हमें बोला है कि अगर n में से 7 को अगर घटा देते तो 54 से कट जाता। 54 से कटने का मतलब 9 से कट जाता। 9 से कटने का मतलब इकाई उनके अंकों का योग 9 से कटता, क्योंकि विभाज्यता करने में तो एक कर रहा है, यानी सभी ऑप्शनों में से 7 घटा दिया जाए, वही अंकों का योग होगा उनके, और उनसे कटेगा ही कटेगा। था आओ घटाते हैं। 36 में से 7 माइनस करो, 16 में से 7 माइनस करो, 9 में से 7 माइनस करो, 27 में से 7 माइनस करो। कितना आएगा भैया? ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? कौन सा ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है? यानी आंसर कितना होगा? लगाने की जरूरत समझे कि नहीं? हाँ? तो लेकिन तेरे का क्या होगा? वो पर्याप्त 13 से कटेंगे क्योंकि एक ही ऑप्शन आ रहा है। तो अगर 2 ऑप्शन होता तो बेसिक नियम है ना? बेसिक नियम तो है कि नहीं है? देखो हर चीजें शॉर्ट मेथड से ही नहीं आ सकती, ठीक है? अगर हर चीज शॉर्ट मेथड से आ जाता, देख देख करके अगर आंसर आ जाता मात्र हर सभी सवाल, तो भैया कॉन्सेप्ट की क्या जरूरत रहती? फिर काट पीट करके बार बार देख लेते। मात्र विभाज्यता के नियम से अगर पूरा मैथ लग जाता तो फिर बाकी की क्या जरूरत रहती? समझ रहे हो ना? कुछ इससे लगाना। देखो अपने आप को क्या करना ना, फ्री रखना है। कुछ हमें ट्रिक भी सीखना है, ट्रिक शॉर्ट मेथड, कुछ हमें शॉर्ट मेथड भी सीखना है, विभाज्यता के नियम का भी यूज करना है, ठीक ना? डिजिट सम नियम का यूज करना है, डिजिट सम पढ़ाए भी होंगे, डिजिट सम नियम का यूज करना है। कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी है और थिंकिंग अप्रोच तुम्हारी होनी चाहिए। सवाल में थिंकिंग अप्रोच बड़ी ज्यादा काम करता है। जब दफनों वाला आंसर देना होता है ना, तो उसको क्या करते हैं, दफनों वाले को छोड़ करके जब लेकर के चलते हैं, बताएंगे जब सवाल आएगा तो वहां पर थिंकिंग अप्रोच काम करता है।
तो सभी चीजें होना चाहिए तुम्हारे पास, तब जाकर के सवाल का आंसर आ पाएगा। ठीक ना? ये वाला सवाल समझ में आया? जी हाँ? जी कि सीधी सी बात है, 54 से काटने पर 7 बच रहा था, यानी 7 घटा देते तो संख्या 54 से भी कटती, यानी 9 से भी कटती। 54 से कटने का मतलब 9 से कटती, और 9 कहता है इकाई का अंकों का योग इतना आना चाहिए, तो हम कट जाएंगे। 7 घटा दो, जो 9 आएगा वही कटेगा, क्योंकि वही 7 अदरवाइज शेष बच जाएगा ना। इससे काटने पर 7 शेष बच जा रहा है, तो 9 से काटने पर भी 7 शेष बच जाएगा, नहीं बचना चाहिए, बचा, घटा दिए, नहीं बचा। देखो आंसर बड़े आराम से देख करके मान सकते थे। अब तुम एक आंसर तैयार हो गया ना, अब तुम मात्र सवाल को पढ़ने जाते हो, देखते 54 9 से कट रहा है, अच्छा 7 शेष बच रहा है, अच्छा 7 सबसे माइनस कर देते ना, और 9 से लपेट देते, जो आता वही आंसर होता है। अब बता तुम्हारे लिए ये सवाल कितने देर का है? बहुत कम समय के लिए, जितना जल्दी में तुम सोच पाओ। ठीक है ना? हाँ, कोई दिक्कत? हाँ, चलो एक ऐसा सवाल अगर मिल पाएगा तो हम और एक एक्स्ट्रा सवाल तुम लोगों को दे देंगे, ताकि प्रैक्टिस करने के लिए अगर मिल पाएगा तो। ठीक है? चलो, अदरवाइज हाँ। तो अच्छा, इस सवाल को बेसिक भी देख लिया जाए। बेसिक नियम क्या कहता है? बेसिक नियम क्या कहता है? इसको ऑप्शन को हटाता ना यहाँ से। बेसिक नियम क्या कहता है भैया, ये बताओ। बेसिक नियम ये कहता है कि 12 16 और 54 का क्या निकाला जाए? लसन निकाला जाए। बताओ कितना आएगा लसन? 432 आया। चलो देखो, एक लोग आया है तो यहीं से काम करते हैं। लसन कितना आया? 432। अब देखो ये संख्या इसी रूप का होगा। अब करा 432, लेकिन शेष पर कितना बचना चाहिए? 7। इसका मतलब संख्या क्या होगा? पहली संख्या क्या होगी? आओ देखते हैं। 432 गुणे 1 धन 7 बराबर 400। तो कहा धन 7 कर रहे हैं? अरे भाई 432 तो तीनों इसको काट देंगे, अगर 7 शेष बचना चाहिए, तो 7 जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? तो 7 जोड़ोगे तो 700 400 कितना आ जाएगा? अब आओ इसको देखा जाए, 13 से कट रहा है, 13 दूना 13 तिया 39, और कितना बचा? 4 49 नहीं कटेगा, यानी 439 नहीं होगा संख्या, नहीं होगा ना। तो दूसरा ऑप्शन पर चलते हैं। दूसरी बार एक का गुणा किया तो अब क्या करेंगे? 432 में 2 का गुणा करेंगे। अब 7 फिर जोड़ेंगे, क्योंकि 7 से फल भी तो बचना चाहिए। और फिर इसको देखेंगे 13 से भी कटेगा कि नहीं। अगर सुन लो, इसमें एक और सवाल है। अगर कह दे कि 13 से 9 कटता है, तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? अगर मान यानी पहली संख्या वो क्या होगी? तो कौन सा आंसर हो जाता है? 439। नहीं समझेगा? अगर वो कहता कि 13 से पूर्ण से विभाज्य ना हो, ऐसी बात कोई नहीं करता, तो वो आंसर क्या होता है? 439। तब इसके अंकों का क्या हो जाता है? 4 3 7 9, तब इसके अंकों का कितना हो जाता है? 16 तब होता है। तो इसमें भी तो 16 आंसर आया था। ठीक है, इत्तेफाक ना समझो, वो इत्तेफाक से आ गया है। ठीक है ना? अगले पर भी चलेंगे। अभी ये 13 से नहीं कटा है ये, ठीक है? हाँ। तो अगर पूछेगा अंकों का योग क्या होगा, तो 16 आएगा, और पूछेगा अंकीय योग क्या आएगा, तब फिर इसको भी जोड़ेंगे, तो 6 1। हाँ, एक बात ध्यान देना, अंकीय योग और अंकों का योग में अंतर है। ठीक है? अंकीय योग हमेशा आंसर 1 अंक में आता है, और अंकों का योग जो आ जाए। अच्छा, अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 2 दूना 4, 2 तिहाई 2 चौके, इसमें 7 जोड़ोगे, 7 4 6 1 8। अब इसको 13 से काटा जाए, देखा जाए कटेगा। अगर ये नहीं कटेगा तो फिर क्या करेंगे? 432 गुणे 3 प्लस, वो भी नहीं कटेगा, तो 432 गुणे 4 प्लस कदर नफ में कहा है नहीं, ये तो है। तो आज इसको देखा जाए कितना हो जाएगा? 13 6 78, कितना बचा? 9, 13 7 91 कट गया। बहुत अच्छी बात है, कट गया, है ना? यानी वो संख्या क्या होगी? 871, जो 12 16 और 54 से जब इसको काटा जा रहा है तो शेषफल 7 बच रहा है, अब 13 से काटा जा रहा है तो पूरा का पूरा कट जा रहा है। तो पूछता अगर वो संख्या क्या होगी, तो 871 होगी। पूछ रहा उसके अंकों का योग क्या होगा, तो 7 1 8 8 8 16। ठीक है भैया? कोई दिक्कत नहीं, परेशानी, समस्या? बेसिक नियम भी सीख लिया, ये भी नियम सीख लिया, दोनों नियम सीख लो अच्छे से। ठीक है? अगला सवाल लो।
हाँ ये देखो क्या करें, कह रहा एक दुकानदार कीमत पर 25% छूट देने वाले 20% का लाभ अर्जित करता है। अंकित, अरे ये तो सब बता चुके हैं ना। हाँ ये तो एक कॉन्सेप्ट है, उसी पर लगाना है बस, जल्दी जल्दी, है ना। कॉन्सेप्ट क्या बताए थे? अंकित गुणे 100 माइनस छूट बटा 100 बराबर क्रय गुणे 100 प्लस माइनस लाभान बटा 100। 100 से 100 हट जाएगा। अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 736। छूट कितना दे रखा है? 25 यानी 75 हो जाएगा। क्रय पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है लाभ कितना? 20। तो 100 में 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 120। बस यही ना। अब इसी को काटना शुरू कर दो, है ना। जी जी। 12 से कट जाएगा क्या? 12 6 72 नहीं, 12 से नहीं कटेगा तो 4 से कटेगा करेगा, ये ना। जी जी। 4 51 4 3 बचा, 4 8 32, 4 चौके 16 है ना। जी। फिर ये 8 4 12 13, 3 से नहीं कटेगा ना। 10 मारा क्या आंसर? नहीं नहीं, अच्छा कट जाएगा ना। 75 भी तो है, कितना 12 में कटेगा ये? 15 दूना 30, 15 पचे 75। 2 से इसको काट दो, है ना। 2 9 18, 2 दूना 4, 92 पच्चे 460। 900 का आधा 450, 20 का आधा 10, है ना। 460। कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब सवाल है। और भी सवाल है ना। अगला सवाल है x माइनस 1 बटा x बराबर कितना दे रखा है? 6। तो क्या पूछ रहा है? x³ माइनस 1 बटा x³। एक बात बताएं, ये सब सवाल का अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होता ना तो तुम सवाल का आंसर देख करके मार देते। कैसे? आओ देखते, इधर देखो। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a³ माइनस b³ माइनस 3ab क्वेश्चन में a माइनस बी होता है। जी हाँ जी जी। या हम इसी को अगर ऐसे लिख दें a माइनस बी का होल क्यूब और इस वाले टर्म को पूरा का पूरा इस पार भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस 3ab क्वेश्चन में a माइनस बी। और देखो ये हम ऐसा सवाल नहीं बता रहा ना जो अपने से बना करके बता रहा है, एसएससी सीपीएसआई का सवाल है ये, ठीक है। हाँ ये उसका सवाल है ये आएगा ना। अगर हम a की जगह पर x रखा था, अब b की जगह पर अगर हम 1 बटा x रखा था तो क्या बन जाएगा? ये x माइनस 1 बटा f का होल क्यूब, बोलो हाँ या नहीं। प्लस 3 x गुणे 1 बटा x कट जाएगा ना, क्या बचेगा? x माइनस 1 बटा x बराबर x³ माइनस 1 बटा x³, हाँ या नहीं। इसी की तो वैल्यू पूछ रहा है, बोलो। हमको एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कितना दे रखा है? अभी हम तो ऑप्शन में रख देंगे, लेकिन हम तुमको क्या बोले हैं कि अगर यही कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होता कि माइनस वाला जो टर्म है वो इधर आएगा तो प्लस होगा, तो 6 का 216 होता है ना। तो 216 से ज्यादा आएगा आंसर कि कम आएगा? जब इसको जोड़ोगे तो ज्यादा आएगा कि कम आएगा? एक ऑप्शन में है ज्यादा वाला, लगाने की क्या जरूरत? एक ही तो ऑप्शन है। किन लोगों को बात समझ में? पहले बताओ, नहीं समझ में आया। हमने क्या बोला कि माइनस वाला टर्म है। जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो एक होता है कॉन्सेप्ट को जानना। ये देखो हम कॉन्सेप्ट जान रहे थे, लिखे हैं, इसको कहते हैं कि कॉन्सेप्ट जानना, ठीक ना। और एक होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होना। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो हमको पता है कि क्यूब वाला इधर टर्म आता और माइनस वाला जब उधर से इधर आता तो प्लस होता ना भैया। प्लस जब प्लस होता तो इधर जाहिर सी बात है वैल्यू ज्यादा आएगी, यानी 6 का क्यूब होता 216 से ज्यादा ही आएगा ना। तो जब 216 से ज्यादा आएगा देख कर सर्वर 216, इस ऐसे ही सवाल को जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो सब जीके जीएस की तरह मार करके आगे बढ़ जाते हैं। हम सभी सवाल की बात नहीं कर रहे ना कि 25 आएगा तो 2500 सवाल पे इतना स्टार नहीं हो जाओगे कि 25 सवाल आएगा 2500 को ऐसे मार दोगे। लेकिन 8-10 क्वेश्चन तक, कम से कम 12 क्वेश्चन तक तुम ऐसे कर सकते हो। तो 12 क्वेश्चन अगर तुम्हें 10 क्वेश्चन का अगर आंसर तुम्हें जल्दी जल्दी में मिल गया तो बताओ तुम्हारा समय बचा या नहीं बचा? बचा ना। जब समय बचेगा तो बाकी वही वाला समय बाकी वाले सवाल को लगाओगे, क्योंकि पढ़े तो पूरा हो, समय ये चाहिए तुम्हें। वही सवाल जो 25 क्वेश्चन का अगर तुम्हें घर पर दे दिया जाता है तो तुम सॉल्व कर लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पर समय पर्याप्त है। वही सवाल वहां पर नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि समय अपर्याप्त है, यानी समय कम है ना। चलो तो क्लियर हो। अब बाकी तुम ऑप्शन रख करके भी कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू अच्छा है, 6 का क्यूब कितना होता है? 216 3 गुणे इसका वैल्यू कितना है? 6 त्रिक 18, इसमें 18 जोड़ दो, ये ना 8 6 14,
भाई तो बोले एक ही ऑप्शन है, जी दो ऑप्शन आता तो कर लेते भाई, क्या दिक्कत है। तब वो कॉन्सेप्ट क्लियर वाला जानते क्या करेगा, उसको पता 216 ही आएगा, 3 गुणे 6 36 का 18 जोड़ना है। जी ठीक है जी नहीं ठीक है, ठीक हाँ ठीक है यानी यही सवाल अगर इस पर बन जाता है, ये तो माइनस वाले पे बना ना, जी। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है भैया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab क्वेश्चन में, ए प्लस बी यानी अगर इस पर बनता यही सवाल तो ये वाला टर्म इधर आता तो माइनस होता, जी तब 216 से कम होता है। यही सवाल अगर x माइनस 1/f की जगह पर कर दिया होता है x प्लस 1/x बराबर 6, अब पूछता है x क्यूब धन 1/x क्यूब की वैल्यू बताओ, तब हम 216 में से 18 को घटा देते हैं। हाँ क्लियर, जी। तब आता तुम्हारा आंसर 198। ठीक है, जी जी यानी इसमें भी दूसरा सवाल दिख रहा है, जी नहीं दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा है, दिख रहा तो अच्छी बात है। अब ये वाला सवाल लगाओ, और इस सवाल, अब देखो ये वाला सवाल में ना थोड़ी सी गलती भी है, थोड़ी सी, ठीक है ना, लेकिन चूंकि आया हुआ प्रश्न है ये, जी हाँ तो इसको कल बताएंगे कि इसकी थोड़ी सी गलती क्या है, लेकिन इस सवाल का आंसर क्या एसएससी विभाग ने माना था, क्योंकि गलतियां तो हो जाती है ना, तुम देखते नहीं क्या एग्जाम होता तो एक आध दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गलत छाप दिए जाते हैं, जी जी हाँ स्टूडेंट बाद में क्लेम करते हैं ना, जी बस वही बात है। तो इसमें भी वही छोटा सा गलती है, बहुत छोटा सा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन सवाल का आंसर आएगा। तो चलो इस सवाल का आंसर बताना तुम लोग, बाकी सवाल हम तुम लोगों को कल बता देंगे। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, प्रॉब्लम, तो उम्मीद है ये सब चीजें आप लोगों को समझ में होगा और आप लोगों को भी। धन्यवाद, जय हिंद।